स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हमारे द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा और पद का सुख भोग हमारे मानव शरीर को ही करना है। लेकिन यदि स्वास्थ्य ही खराब हो जाए तो बाकी सब व्यर्थ ही रह जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु है स्वास्थ्य। खासकर भारतीय जनमानस के स्वास्थ्य की स्थिति को हम समझेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था के समक्ष मौजूद जो चुनौतियां हैं उस पर गौर करेंगे और समाधान की क्या स्थिति हो सकती है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। जो टॉपिक है वह है भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की स्थिति। तो हम देखेंगे कि भारत में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की जाती है उसमें भारत कितना आगे तक पहुंचा है, क्या स्थिति भारत की है। प्रमुख बिंदु सबसे पहले इस टॉपिक का देख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC और भारत में इसके कार्यान्वयन से यह सवाल उठता है कि क्या भारत स्वास्थ्य को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मानता है या नहीं, जिसे भारत का संविधान जीवन के अधिकार के तहत गारंटी देता है। अब इस बात का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पहले ही एक प्रश्न उठा दिया गया है और प्रश्न खड़ा कर दिया गया है क्या कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जो बात की गई थी, भारत ने भी कहा कि वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर काम करेगा और कर भी रहा है। लेकिन भारत की जो स्थिति है, भारतीय स्वास्थ्य की जो स्थिति है, बुनियादी मानव अधिकार के रूप में यह मानता है कि नहीं, यह एक प्रश्न आ गया है। तब यह और गहरा प्रश्न हो गया है जब कहा गया है कि भारत का संविधान जो है, फंडामेंटल राइट्स, अगर संविधान का आप पढ़ेंगे पार्ट 3 संविधान का, तो उसमें आर्टिकल, इसके अंदर जो है आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ कहा गया है, जीवन के अधिकार की बात की गई है, तो उसके तहत ही स्वास्थ्य का भी अधिकार आ जाता है। ठीक है। अब जब भारत का संविधान जीवन के अधिकार की बात कहता है, तब और यह प्रश्न गहरा हो जाता है कि भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर के कितना सीरियस है, अभी तक कितना काम हुआ है। और आप जब देखेंगे कि शुरुआत में ही हमने प्रश्न लगा दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यह उभर के आता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ आप देखेंगे आसपास जहाँ भी आप देखें, प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति देखें तो काफ़ी महंगा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति देखें तो सुख सुविधाएं वहाँ पर जो है बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख करके हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक मनुष्य के मौलिक अधिकारों में से एक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी कि आर्टिकल 21 तो इसकी बात भी करता है। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर की जब बात कर रहे हैं, हेल्थ कवरेज की, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जरा उस पर गौर कर लेते हैं, कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरत है इसके तहत। देखिए, व्हाट डू आई नीड टू गेट एंड स्टे हेल्दी, क्या सब चाहिए कि हम जो है स्वस्थ रह सके, हमारा शरीर जो है वह तंदुरुस्त रह सके। कैन आई गेट हेल्प फ्रॉम अ वेल ट्रेंड हेल्थ वर्कर, हमारे यहाँ डॉक्टर की क्या स्थिति है। भारत में आप देखेंगे तो डॉक्टर की स्थिति जो है उपलब्धता के आधार पर बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत कम संख्या में डॉक्टर उपलब्ध हैं। नर्स की भी संख्या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कैन आई गेट ट्रीटमेंट दैट हेल्प मी गेट बेटर एंड इज सेफ, जो हमें ट्रीटमेंट मिलेगा वह कितना सुरक्षित होगा, इस बात पर भी प्रश्न खड़ा होता है। और सबसे गहरा प्रश्न तो यहाँ आता है कि क्या जो मुझे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है, क्या मैं उसका वहन कर पाता हूँ, वह कितना महंगा होगा, अफोर्डेबल होगा कि नहीं आम आदमी के लिए, इसकी बात की गई है। इसके लिए यहीं पर आपको एक चर्चा कर देता हूँ, आयुष्मान भारत, ठीक है, खास करके गरीब लोगों के लिए किया गया है। आयुष्मान कार्ड दिया जाता है और उसके परिवार की जो है, ताकि स्वास्थ्य पर कोई समस्या आए तो वो वहन कर सके, इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है। अब बात की जा रही है, कैन आई गेट द मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ प्रोड्यूस एंड आई नीड इट, जो भी मेडिसिन्स है, जो भी ड्रग्स चाहिए किसी भी बीमारी से उबरने के लिए, वह आम नागरिक को कितने जल्दी से उपलब्ध हो पाता है और उस पर विश्वसनीयता कितनी अच्छी होगी। खास करके भारत में जो रूरल एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन हमारी काफ़ी रहती है, यानी कि मोर देन 60% पॉपुलेशन भारत की गांव में निवास करती है। इसीलिए कहते हैं ना हम कि भारत गांव का देश है। तो वहाँ पर लोगों को ड्रग मेडिसिन जो है कैसे उपलब्ध हो पाएगा, इस पर कितना काम हुआ, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। आर देयर पॉलिसीज इन प्लेस टू मेक क्वालिटी सर्विसेज, यहाँ ध्यान देना है, क्वालिटी सर्विसेज की बात की गई है, यानी कि गुणवत्ता से बात की गई है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हो वह गुणवत्तापूर्ण हो, इसकी बात की गई है। अवेलेबल टू एवरी
डे एवरीवन एंड एवरी टाइम। ओके, तो जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज आम आदमी के लिए कितना ज़रूरी हो जाएगा, उसकी पॉलिसीज कैसी हो कि आम आदमी उस महंगाई के दौर में भी, जब स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी महंगी हो तब भी उसका वहन कर सके, जैसा कि सरकार ने किया भी आयुष्मान भारत को लेकर के यहाँ पर एक योजना भारत सरकार लेकर के आती है। उसके बाद डज माई गवर्नमेंट हैव द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू मेक द राइट डिसीजंस अबाउट द होल सिस्टम्स, यानी कि ये जो स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में गवर्नमेंट किस तरह से सूचना आम नागरिकों तक पहुंचा पाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात की गई है। और अंत में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ गाइडलाइंस है, वह क्या इस पर बात करती है, WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप मोटा मोटी पूरा जो टॉपिक है उसे आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या मुद्दा है। वैसे भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, स्वास्थ्य जो है तो सब कुछ है कहते हैं। राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना ही होगा। राकेश झुनझुनवाला, आप कहेंगे इनकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक स्टोरी है, इसलिए मैं ये स्टोरी सुनाना चाहता हूं ताकि आप स्वास्थ्य की महत्ता को समझ सके। राकेश झुनझुनवाला जो है, पिछले साल उनकी मृत्यु हुई है, अगस्त 2022 में हुई होगी। वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, भारत के शेयर व्यापारी रहे, शेयर मार्केट में काम बहुत अच्छा करते थे। स्टॉक मार्केट का उन्हें बिग बुल कहा जाता था। आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे, शेयर मार्केट पढ़ते होंगे तो बिग बुल आपने सुना ही होगा। बिग बुल का मतलब होता है कि एक मतलब समझिए, बुल मतलब हुआ बैल और बिग बुल बड़ा बैल, यानी कि वह बिग बुल जो है शेयर मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट पे, जिस भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करेगा, पूरा मार्केट उसको फॉलो करने लग जाती है। यानी कि शेयर मार्केट का एक तरह से कहिए जो वह अगुवा होता है। ठीक है, तो राकेश झुनझुनवाला ऐसे इन्वेस्टर में आते थे और इन्हें जो है इंडिया का वॉरेन बफेट तक कहा जाता है। आनंद महिंद्रा साहब का आप नाम जानते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन रहे और महिंद्रा ग्रुप जो है उसके चेयरमैन भी रहे। अब आप सोचते होंगे इस दोनों बड़े बिजनेसमैन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, जब इनकी मृत्यु हुई थी राकेश झुनझुनवाला साहब का, जो पिछले साल अगस्त में 2022 में, तब आनंद महिंद्रा साहब ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट जो किया था वो इनसे संबंधित था। इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक मीटिंग के दौरान आनंद महिंद्रा साहब कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात राकेश झुनझुनवाला साहब से होती है। तो उन्होंने पूछा राकेश साहब से कि आप तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपको तो बिग बुल तक कहा जाता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने हजारों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा, काफ़ी मुनाफा कमाया, तो मैं तो आपसे ये पूछ ही सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मुनाफा कमाया, कहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, कब कब। लेकिन मुझे ये जानना है कि आपके जीवन का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट क्या रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को। राकेश झुनझुनवाला से पूछ रहे हैं आनंद महिंद्रा कि आपके जीवन का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट क्या रहा है। पता है राकेश झुनझुनवाला ने क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया कि देखिए महिंद्रा साहब, मेरे जीवन का सबसे खराब इन्वेस्टमेंट रहा है मेरा हेल्थ। मैंने अपने हेल्थ पे सबसे खराब निवेश किया है। और इनकी जब मृत्यु हुई, आप जानते हैं ये काफ़ी हेल्दी थे, तो हार्ट की भी बहुत प्रॉब्लम थी और लास्ट टाइम तो ये व्हील चेयर पे रहा करते थे, चल भी नहीं पाते थे। उम्र भी बहुत ज़्यादा इनकी नहीं थी, आई थिंक 65-70 होगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन इसी एज में थे, 70s के एज में थे कुल मिलाकर के, तो बहुत उम्र भी इनका नहीं था। लेकिन फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी करें, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही अगर बेहतर नहीं रहेगा तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं होगी, मान लीजिए ऐसा समाज हो जहाँ पर लोग अधिक से अधिक रोगी लोग रहते हों, बीमार लोग रहते हों, तो फिर उस समाज का आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि कैसे होगा। तो यह सब एक मुद्दा है, आप खुद से जोड़ के देखिए। आप UPSC एस्पिरेंट है, आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपने आप को रोज स्वस्थ रखना, क्योंकि एक बार बीमार पड़ गए ना तो 5 दिन की छुट्टी हो जाएगी आपकी, और 5 दिन में सिलेबस काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो UPSC की प्रिपरेशन करने के दौरान ना छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती यह रहती है कि खुद को स्वस्थ रखना है, बीमार नहीं पड़ने देना है किसी भी स्थिति में। तो स्वास्थ्य को लेकर के जब हम बात करते हैं तो आगे अब हम चलेंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। और जब परिभाषा की बात करेंगे तो हम सीधा कहाँ चलेंगे? WHO के पास। WHO के पास चलेंगे और जानेंगे कि WHO स्वास्थ्य को लेकर के कितना मुखर है, क्या क्या कहती है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के जब भी हम बात करते हैं तो हम मानसिक स्वास्थ्य की तो बात करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, यानी कि शारीरिक फिटनेस की बात करते हैं।
यहाँ ध्यान देने की बात है। शारीरिक फिटनेस की बात तो हम सभी जनरली करते ही हैं, उसी में समाज कल्याण भी छुपा है। मेंटल हेल्थ की बात भी हम लोग कम करते रहे हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति को देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को लेकर के एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो बहुत वो बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि समाज इतना परिपक्व हो कि व्यक्ति जो है अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सजग हो। कोविड के टाइम में इस पर बहुत काम किया गया, भारत में भी ये चर्चा जो है काफ़ी जोरों से चली और अब लोग इस पर बात करने भी लगे हैं। लेकिन WHO कह रहा है कि देखिए, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात है ही, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा में हम इससे कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और क्या आगे बढ़ के जा रहे हैं कि इससे आगे बढ़ के बीमारी और अक्षमता की अनुपस्थिति हो। कहने का मतलब है कि बीमारी किसी तरह का ना हो, अक्षमता ना हो व्यक्ति के अंदर, और खुशी की उपस्थिति शामिल होती हो। देखिए कितना अच्छा डेफिनेशन है, जरा देखिए डेफिनेशन को बहुत गौर से समझिए, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। WHO कह रही है कि स्वास्थ्य की जब भी बात करेंगे हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करेंगे ही, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, उससे सामाजिक और पारिवारिक कल्याण जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इससे आगे अब चल रहे हैं। आगे क्या चल रहे हैं कि जो बीमारी है और क्षमता है, इससे हम दूर रहें और किसके करीब रहें, तो खुशी के। इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है। ठीक है, देखिए हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आता है और हैप्पीनेस इंडेक्स होता है। तो बात WHO कह रही है कि हैप्पीनेस इंडेक्स तक हम पहुंचते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो है खुशी की बात हो, मेंटल पीस की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम पहुंचते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जरा देख लेते हैं। 2022 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है। हम इसमें देखेंगे कि भारत की स्थिति कहां पर है, हम कहां पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ रैंक है और यहाँ कंट्री को आप देख ही रहे हैं। फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया का वह देश जहां के लोग जो हैं सबसे अधिक खुश हैं, प्रसन्न हैं। वैसा कौन सा देश है? फिनलैंड है 1 पे, डेनमार्क है 2 पे, आइसलैंड है 3 पे, स्विट्जरलैंड है 4 पे, नीदरलैंड है 5वें पे। यानी कि लगभग आप इधर देख लीजिए तो ये तो सभी हो गए यूरोप के कंट्री। ठीक है, फिर यहाँ नेपाल, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है 121 पे, श्रीलंका आता है 127 पे। आप कहेंगे नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, हम कहाँ हैं? आपको जान के हैरानी होगी और दुख भी होगा, होना भी चाहिए कि भारत की जो हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है। यानी कि हम नीचे से टॉप करना है इसमें। हमारी जो स्थिति है 136 रैंक हमें आया है। अब बताइए, मतलब इंडिया की जो स्थिति है, इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है, ग्रो कर रही है इनके मुकाबले, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इनके मुकाबले, बल्कि यूरोपियन कंट्री के मुकाबले। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी में बस हमसे नीचे है। ठीक है, तो 136वां रैंक ये 2022 के हिसाब से है और 2023 में भी बहुत कुछ बदलाव होने नहीं जा रहा है, लगभग यही रैंकिंग होगा। अब आप सोचिए कि जब स्वास्थ्य की परिभाषा WHO दे रही है तो उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स को ये शामिल कर रही है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स को शामिल कर रही है और हमारी स्थिति जो है यहां पर बहुत खराब है। यानी कि हमारे देश में, इसे कंक्लूजन क्या निकलेगा इस परिभाषा से, कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय स्थिति है यदि इस रैंकिंग को देखें तो यह पूरा मसला है। इस पर हम आगे बढ़ेंगे। आप तुलसीदास को जानते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस के जो रचयिता हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के एक परिभाषा, उनकी लैंग्वेज में कहूं तो उन्होंने कहा था कि दैहिक और दैविक दोनों ताप नहीं होना चाहिए। देखिए जब आप एस्से की राइटिंग करें ना, तब इन सब बातों को यदि आपने लिख दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। 5-10 मार्क्स तो यहीं आप ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो 2 तरह से ताप होता है। ताप, रामचरितमानस में ताप की चर्चा की गई, यानी कि 2 तरह से परेशानी हो सकता है व्यक्ति को। क्या हो सकता है? एक दैहिक हो सकता है, यानी कि आप बीमार पड़ जाएं, तरह तरह की बीमारियां हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सर दर्द करे, एंजाइटी हो, ये सब दैहिक ताप है, दैहिक परेशानी है। और दैविक क्या हो गया? जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया। अभी देखिए अभी बारिश हो रही है, गाँव में काफ़ी बारिश हुई है, दिल्ली में भी बारिश हो गई। अब बारिश होने से क्या होगा? फसल बर्बाद हो गया किसानों का। तो ये क्या हुआ? दैविक ताप हुआ। बाढ़ आ गया। तुर्की में देखिए अभी भूकंप इतना जबरदस्त आया है। जोशी मठ में जो है पृथ्वी जो है फट रही है। ये सब स्थिति, तो ये क्या होगा? दैविक। तो कह रहे हैं कि ऐसे समाज की कल्पना करें। यहाँ सामाजिक कल्याण की चर्चा WHO जब कर रहा है तो WHO को इस
फॉर्मूले से जोड़ के देखिए। सामाजिक कल्याण का मतलब है कि दैहिक और दैविक ताप से हम दूर रहे, दोनों ही स्थिति से हम बचें। और जब इन दोनों स्थिति से हम बचेंगे तो तुलसीदास इसी स्थिति को कहते हैं रामराज्य। रामराज्य और कुछ नहीं है। सोशल जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक कल्याण है, सोशल वेलफेयर है, सोशल जस्टिस है। और वो कैसे होगा? दैहिक और दैविक ताप से दूर रह करके। तो सोचिए जरा कि यहाँ पर आप पूरे इस डेफिनेशन को समझे हैं, पूरा डिबेट को समझे हैं, WHO की स्थिति को समझे हैं, और उसी से ये सारा कुछ निकला है। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप नोट्स में अपडेट करते रहें, जो कि वो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम देखेंगे भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हमने स्वास्थ्य का परिभाषा देख लिया, हमने यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है उसकी स्थिति पर चर्चा करते हुए अब हम भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को जरा देख लेते हैं। यह आपके लिए काफी जरूरी होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं बिल्कुल दूर हो जाता हूं। भारत में स्वास्थ्य सेवा की वास्तविकता आदर्श से बहुत दूर है। लीजिए पहला लाइन ही, चूंकि स्थिति मैंने आपको दिखाया, पहले ही लाइन में यह बात की गई है कि हमारे यहाँ जो स्थिति होनी चाहिए उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। मेडिकल फैसिलिटी हमारे यहाँ बहुत बेहतर नहीं है, हम आगे बात करेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021 के अनुसार भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.55 डॉक्टर उपलब्ध है और प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.8 नर्स ही उपलब्ध हैं। यह अपने आप में बहुत दयनीय आंकड़ा है, ठीक है। यह अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो WHO कहता है कि आपके यहाँ 1000 जनसंख्या पर कम से कम एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए, यानी कि 1000 लोगों की देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। और नर्स का कितना? तो 2.5, यानी कि 2 से अधिक नर्स तो होनी ही चाहिए 1000 की जनसंख्या पर। भारत में कितना है? 1 से भी कम है। नर्स की संख्या लगभग 1 और डॉक्टर की संख्या 0.55 1000 जनसंख्या पर, यानी कि जो विश्व स्तर पर एक मापदंड है उससे हम आधे पर आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या भारत की इतनी विशाल है, तरह तरह की समस्याएं, डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में जब डाइवर्सिटी होगी ना, तो जब प्रॉब्लम हेल्थ का होगा उसमें भी डाइवर्सिटी होगी। केरल में देखेंगे अलग अलग तरह का वायरस आता रहता है, तो यूपी बिहार के लोगों को अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पर बच्चों से मस्तिष्क से जुड़ा बुखार चल रहा है तो वो एक विशेष क्षेत्र में हो जाएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, यूपी के बलिया जिले में। केरल में अलग वायरस हमेशा देखेंगे आप चलता रहा। तो जब पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी होता है तो जब बीमारियां आएगी तो उसमें भी डाइवर्सिटी आएगा। तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास डॉक्टर की एक अच्छी टीम होनी चाहिए थी, नर्स का एक टीम होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या ही हमारे पास बहुत कम है। तो और दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज की एक तो संख्या कम है और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसका फी बहुत अधिक है, तो इस वजह से डॉक्टर बहुत लोग नहीं बन पाते हैं। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.28% है, यानी कि जो हमारा GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसका केवल 1.28% ही हम हेल्थ पर खर्च कर पा रहे हैं, जो कई देशों की तुलना में बहुत कम है। और डेवलपिंग जो कंट्री है वहाँ उसकी बात की तुलना में कम है, और डेवलप कंट्री के मुकाबले तो हम बहुत पीछे आते हैं इस मामले में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार एक डेटा दिया गया था जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लेकर की बात की गई थी। उसमें समझ लीजिए भारत में केवल 51.9% महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त होता है। जब महिलाएं प्रसव की स्थिति में होती हैं तो यह आवश्यक हो जाता है जच्चा और बच्चा दोनों के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए, कि उनको डॉक्टर की उपलब्धता हो, हॉस्पिटल तक वो पहुंच पाए, क्योंकि स्थिति जो है काफी विकट हो सकती है। लेकिन ऐसा आप देखेंगे तकरीबन आधे ही महिलाओं में, जो महिला प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती हैं, उनमें केवल आधे ही महिलाओं को यह सुविधा प्राप्त हो पाता है। ध्यान रखना है, जब पूरे भारत पर नेशनल लेवल पर यह आंकड़ा दिया गया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है, यानी कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का औसत निकाल के बताया गया है। यदि शहर को आप थोड़ा सा साइड कर दें,
ठीक है, और केवल ग्रामीण स्तर पर चले तब स्थिति और भी विकराल आपको नजर आएगी। इसमें जो आर्थिक स्थिति शामिल की गई है, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं और एबव द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको समाहित करते हुए यह आंकड़ा दिया गया है। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के जो लोग हैं, केवल उनका आंकड़ा निकालें तो स्थिति और दयनीय होगा। तो ये पूरे डिबेट को आप विस्तृत रूप दे करके समझें। और 12 से 23 महीने की आयु की केवल 61.3% बच्चों को सभी बुनियादी टीकाकरण प्राप्त हुआ है। कितने को? केवल 61.3% बच्चों को। 12 से 23 महीने के जो बच्चे होते हैं, आप जानते हैं इनमें कई तरह का टीका लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें केवल 61% बच्चों को ही सभी बुनियादी टीकाकरण हुआ है। यानी कि बाकी के जो लगभग 39% बच्चे हैं वह कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। यहाँ देखिए, भारत का संविधान जो है स्वास्थ्य की गारंटी देता है, मौलिक अधिकार की, जैसा कि मैंने बात किया आपको, आर्टिकल 21 की जीवन के अधिकार की बात करता है। इसके बावजूद भी भारत में अगर आप स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे तो उसे देख करके सार्वभौमिक तो नहीं ही कहा जा सकता है। तो यह स्थिति इतनी विकराल आपको नजर आ रही है भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए। अब देखिए, यहां पर समझिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, इस वर्ड को देख लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा माटा घोषणा एक हुआ था, इस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या है, अल्मा माटा घोषणा क्या है, और दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या होता है, इसे जरा समझ लेते हैं। अल्मा माटा घोषणा जो है 1978 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और उसमें बात की गई थी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बात की गई थी। सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम देखभाल के 8 घटकों को सूचीबद्ध किया गया था। यानी कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अल्मागाटा का, उसमें यह बात की गई थी कि सभी देश, जो भी इसके मेंबर होंगे, जो भी इसके हस्ताक्षरकर्ता देश होंगे, वह अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम देखभाल, न्यूनतम स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए 8 ऐसे फैक्टर दिए गए थे, लिस्ट है जिस पर काम करेंगे। तो उस 8 फैक्टर में क्या है, 2-4 मैं बता देता हूं, बाकी आप इसको सर्च करके अच्छे से देखिए। एक तो बात की जाती है कि शिक्षा की स्थिति, जो भी डेवलपिंग कंट्री है वहां शिक्षा की बहुत स्थिति नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़ के जरा हम चलते हैं, शिक्षा की बात से आगे बढ़िए और एक पॉइंट चलिए, स्वास्थ्य की शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन की बात कीजिए जरा। तो कितने लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिन्हें के पास हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर है? हम इसे देखेंगे हमारे सिलेबस में भी, जो मतलब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी हेल्थ एजुकेशन को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ एक बात की गई है कि सबसे पहले जो जरूरी है लोगों में, नागरिकों में हेल्थ के प्रति अवेयरनेस किया जाए। और अवेयरनेस कैसे होगा? एजुकेशन को लेकर के। दूसरी बात की गई है खाद्य आपूर्ति को लेकर के और पोषण को लेकर के, क्योंकि दुनिया में भूखमरी का सामना हो रहा है लगातार, जो है कहीं कहीं जगह अकाल पड़ रहा है, स्थिति विकट हो रही है, कहीं युद्ध की वजह से तो कहीं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। तो खाद्य आपूर्ति निर्बाध रूप से चलता रहे, पोषण बना रहे लोगों का, इसकी बात की गई है। सुरक्षित जल आपूर्ति की बात की गई है। भारत में जल की उपलब्धता ठीक ठाक है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्राउंड लेवल वाटर जो है वह कम होता जा रहा है और जल में अब सॉल्ट की या आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है, तो पीने लायक पानी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इससे स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। इसीलिए सुरक्षित जल आपूर्ति नागरिकों तक बहुत जरूरी है। उसके बाद मातृत्व सुरक्षा की बात की गई है, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा किया भी था। तो मातृत्व स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इस तरह के 8 जो घटक हैं उसको लिस्टेड किया गया, उस पर बात की गई कि सभी देश ऐसा करेंगे। सभी स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों और बीमारियों की रोकथाम को अनिवार्य कर दिया गया। इस घोषणा के तहत सरकारी संस्थानों का उपयोग करने वालों के लिए टीकाकरण और मामूली बीमारियों, दुर्घटनाओं का इलाज शामिल किया गया। कोविड के दौरान आपने देखा भी होगा कि सभी जो लोग फ्रंट लाइन में थे, डॉक्टर्स थे, जो काम कर रहे थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनका टीकाकरण पहले कराया गया था, बाद में आम नागरिकों को भी दिया गया। कुछ घटकों को बाहर किया गया, जैसे कि मानसिक बीमारियां सहित पुरानी बीमारियां और उनकी जांच और उपचार को लेकर के बातों को इससे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से बाहर कर दिया गया। ध्यान देना है, बाहर कर देना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से इन सब चीजों को बाहर किया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि इन चीजों पर ध्यान कम देने की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इन चीजों की महत्ता को समझा गया है कि मेंटल हेल्थ पे अलग से बात कीजिए, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है।
अपने आप में एक चिंता का सबब है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी मेंटल हेल्थ से जुड़ रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, तो उसको अलग कर दिया गया, उसकी जांच हो, उसका उपचार करना हो, इसीलिए इसे अलग करके अधिक रिसर्च, उस पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। ठीक है, हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से इसे बाहर कर दिया गया। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM, जिसने एक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल का संचालन किया, जो UHC के प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। तो यह कुल मिलाकर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्मा माटा का घोषणा था, उसकी कुछ बातें थी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के बीच के अंतर को जरा समझ लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की चर्चा हमने की है, तो इसको पहले हम डिटेल से देख लेते हैं कि यह चीज़ है क्या। क्योंकि अगर देखिए, प्रीलिम्स तो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप मेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है ना, आफ्टर ऑल वह एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, लेकिन मेंस में आपके मार्क्स से आपका रैंक तय होगा। तो यह टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो डिबेट मैं आपको कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं विस्तार से लेके चल रहा हूं, ताकि ऐसे टॉपिक मेंस में आने की संभावना रहेगी, तो आप डिटेल से सभी चीज़ों को लिख पाए, सभी मुद्दों पर चर्चा कर पाए। तो उसी के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि PHC को पहले देख लेते हैं। देखिए, PHC बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है, यानी कि यह बुनियादी बातें करता है। बुनियादी बातें करने का क्या मतलब हुआ? देखिए, इसके कुछ एलिमेंट होंगे। फिर एलिमेंट क्या होंगे कि यह, जैसा कि मैंने कहा, हेल्थ एजुकेशन की सबसे पहले बात करेगा कि भाई सबसे पहले तो जरूरी है लोगों को आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कीजिए। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक है ही नहीं। आप देखेंगे पिछले कुछ समय से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो योगा को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। तो दुनिया भर में लोग आप योगा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें इसका काफ़ी फायदा भी मिला है। स्वास्थ्य को लेकर के लोग काफ़ी अवेयर भी हुए हैं। लोग जिम जाने लगे हैं, सुबह उठ के ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिनका जो भी तरीका है अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का, तो लोग इसके प्रति सचेत हुए हैं। ठीक है, वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है। जो स्वच्छ जल की आपूर्ति की जो बात मैंने की, वह बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन की बात की गई है और उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 जो सूची है ना, उसमें वही सब चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले चाइल्ड, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करिए, मातृत्व स्वास्थ्य की बात कीजिए, और यहाँ पर बात की गई कि उसका जो इम्यूनिटी पावर है उसे किस तरह से बढ़ाया जाए, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। कोविड के दौरान आप इस शब्द का काफ़ी चर्चा सुने होंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई एक फॉरेन वायरस है जो हमारे बॉडी में अटैक करता है, तो अगर हमारी बॉडी पहले से ही लड़ने के लिए उससे तैयार नहीं है तो फिर हम अफेक्टेड हो जाएंगे। कोविड के दौरान आप देख ही रहे थे, यही हो रहा था। और इंडेमिक डिजीजेस से कैसे दूर किया जाए, तरह तरह की बीमारियां जैसे कि कोविड वायरस आया और तरह के वायरस हैं, इससे किस तरह से हम दूर चलें, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। ट्रीटमेंट की बात की गई है। यदि मान लीजिए इन सब चीज़ों से स्थिति नहीं ठीक होता है, लोग बीमार पड़ ही गए, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा उनका, और ट्रीटमेंट जो होना चाहिए उसका एक्सेस बहुत अच्छा हो, लोगों तक पहुंच हो, उपलब्धता हो, और फिर वो वहनीय हो, यानी कि बहुत महंगा नहीं हो, और ड्रग की उपलब्धता हो। ड्रग का कहने का मतलब क्या, नहीं वो ड्रग नहीं जो आप समझ रहे हैं। ड्रग कहने का मतलब है मेडिसिन, मेडिकल जो साइंस है उसकी भाषा में मेडिसिन, दवाइयों जो होती है उसको ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रग जो है उपलब्ध हो लोगों के पास। ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित हो जाता है, तो उसके लिए भी वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था उपलब्ध हो, वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हो, ताकि लोग वहाँ अपना देखभाल करवा सके। यहाँ देखिए, जबकि ये प्राइमरी का था, और UHC का कहना है कि सभी व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य की देखभाल की सेवा जो है वो प्रदान करने की यह बात करता है। PHC आमतौर पर प्राथमिक देखभाल स्तर पर किया जाता है, जबकि UHC जो है प्राथमिक से आगे यानी कि माध्यमिक स्तर पर और तृतीयक देखभाल के स्तर पर भी काम करता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य की बात की गई थी, हालांकि अब इसे बढ़ा दिया गया है, तो पॉइंट ये देख लीजिए, उस पर हम और बात कर लेंगे। देखिए, हॉफडेन महलर एक व्यक्ति थे, उन्होंने 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का एक नारा दिया था। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, इसे देख लीजिए आप, हेल्थ, इसे नोट भी कर लीजिए, वैसे मैंने यहाँ लिखा भी है,
हेल्थ फॉर ऑल, यही इंग्लिश में एक स्लोगन दिया गया था। ठीक है, अभी इस पर हम काम कर भी रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उसमें यह बात की गई है, भारत सरकार ने भी यह लक्ष्य रखा है कि 2030 तक, अब पहले इसकी अवधि कम ही थी, लेकिन अब फिर से बढ़ा करके 2030 तक हमने कर लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। पहले जो था वह मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो हमारी थी 1983 के अकॉर्डिंग, उसमें 2000 तक हमने रखा था। अब हम ये टारगेट को बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। 1977 में विश्व स्वास्थ्य सभा जो है इसका समर्थन भी किया था, किसका, सभी के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की थी। भारत जो है, आप जैसे कि अल्मा माटा का मैंने कहा था, उसका जो हस्ताक्षर किया था वह 1978 में ही किया था, जब यह बात चल रहा था उसी समय। तो यह पूरा मुद्दा जो है आप इसको डिटेल से समझ गए होंगे कि क्या पूरा ये टॉपिक है और किस तरह से यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों को डील कैसे करना है। एक चीज और मैं जाते जाते आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हेल्थ सेक्टर पे प्रॉब्लम की जब हम बात करें तो 2-3 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। मैं अलग से ये चीजें आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम जब आए हेल्थ सेक्टर में, भारत के हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है, तो मुख्य रूप से 3 चीजें आप ध्यान रखिए। सबसे पहली जो प्रॉब्लम भारत के है वह है उपलब्धता का, उपलब्धता की बात की जा रही है, अब डिटेल से इस पर हम चर्चा कर ही लेंगे। दूसरा है पहुंच का, और तीसरा है वहनीयता का। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। अब उपलब्धता का मतलब यहां पर क्या होता है इसको समझिए। उपलब्धता का मतलब हो गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो या शहरी क्षेत्रों में भी हॉस्पिटल अच्छे हैं कि नहीं, वहां पर जो दवाइयां मौजूद है कि नहीं, डॉक्टर हैं कि नहीं, नर्स उपलब्ध है कि नहीं, इन सब चीजों को हम उपलब्धता से जोड़ के देखेंगे। दूसरी बात करेंगे हम पहुंच की। पहुंच का मतलब क्या है, जब भी पहुंच की बात आएगी ना, एक्सेसिबिलिटी की बात आएगी, इसका मतलब है क्वालिटी हेल्थ की बात की जा रही है। क्वालिटी हेल्थ, इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल तो जरूरी है, लेकिन मेडिसिन हो तो अच्छे क्वालिटी का मेडिसिन हो। खास करके जब रूरल एरिया की बात आएगी तब इसकी चर्चा और जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 60% प्लस जो पॉपुलेशन है हमारे देश का ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो इसको ध्यान रखना है। वहनीयता की बात करते हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य जो है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, फिर आप समझ सकते हैं उसकी क्या स्थिति होगी। तब यहाँ पर समझने की जरूरत है वहनीयता में। देखिए, ये सच है कि भारत सरकार, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही, हमें उन चीज़ों में नहीं जाना है, राजनीतिक चीज़ों में। कहने का मतलब है कि भारत सरकार की जब बात की जा रही है तो लंबे समय से, आज़ादी के बाद से ही देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो स्वास्थ्य सेवा को नज़रअंदाज करते आए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को की स्थिति को देखते हुए इसे आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब रही है, और इस वजह से क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल को फलने फूलने का मौका मिल गया। और प्राइवेट हॉस्पिटल जब फला फूला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने, प्राइवेट कॉलेजेस आए, तो वहाँ पर पढ़ाई भी मेडिकल से जो रिलेटेड है काफ़ी महंगा हुआ, और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सुविधा है, वह भी काफ़ी महंगी हो गई। कोविड के दौरान इसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान ठीक ठाक हॉस्पिटल को मैनेज किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड के दौरान आपके जान पहचान का हो, जिसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड ना मिला हो, वो बीमार हो गया होगा वायरस से और बेड ना मिला हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया हो, जरा उनके फैमिली से पूछ के देखिएगा कि उनकी जो आर्थिक स्थिति कितनी डमाडोल हो गई है। तो काफ़ी महंगा हो गया है। मतलब भारत के संदर्भ में एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें ये एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा था कि एक व्यक्ति, अगर भारत का एक परिवार, अच्छा खासा मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन उस परिवार के कोई एक व्यक्ति को एक थोड़ी सी गंभीर बीमारी हो जाए और वो प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो भारत में स्वास्थ्य सुविधा इतना महंगा है कि वह पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। अब जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति को एक बीमारी होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, तो इतनी स्थिति खराब हो सकती है कि परिवार ही गरीबी रेखा के नीचे आ जाए। तो इन चीज़ों से हमें निपटना होगा। क्या भारत सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। सरकार ने अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किया है, समय समय पर जो भी सरकार आते रही काम किया है।
अभी हाल ही में देखेंगे आयुष्मान भारत योजना चलाया गया। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड दिया गया है, हाउस होल्ड की बात की गई है और कुछ रकम तय किया गया है जिस पे बात की गई है कि समय समय पर उसका रिव्यू करके उसे बढ़ाया भी जाएगा। दूसरी बात क्या की गई है, बजट में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलेंगे। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे लगता है ये आपके लिए जरूरी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, यानी कि शॉर्ट में कहीं अगर आपको दिख जाए WSCS ऐसे दिखेगा। आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो आपके सामने से ये शब्द गुजरेगा और आप नहीं जानेंगे शब्द को, सीधा आप जाने देंगे। ठीक है, तो समझ रहेंगे। तो यहाँ भारत सरकार ने कहा कि हम जो है वेलनेस सेंटर ओपन करेंगे जहां पर लोगों को अफोर्डेबल कम दाम पे वहां पर सुविधा सब मिल जाए, उसकी डॉक्टर की उपलब्धता भी रहे, क्वालिटी हेल्थ भी मिले उसे और वह महंगा भी ना रहे। ठीक है, लेकिन इस पर बहुत काम किया नहीं जा सका है। टारगेट जितना रखा गया है उतना अभी पूरा नहीं हो पाया। कारण एक कोविड भी रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर लगातार विचार कर रही है और इस पर बात कर रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर के मुद्दा यह है कि भारत जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के क्षेत्र में जितना काम कर सकता था, हमारी स्थिति उसमें बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि यह कहे कि हम बहुत दयनीय स्थिति में हैं। चाहे डॉक्टर की उपलब्धता की बात हो, नर्स की उपलब्धता की बात हो, मेडिसिन की उपलब्धता की बात हो, या जो हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें भी। और बेसिक बात करें तो वहां पर अगर आप पहुंचेंगे तो हेल्थ के लेकर के जो हेल्थ एजुकेशन है उसकी बात को लेकर के भी हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमने ये तय किया है कि 2030 तक हेल्थ फॉर ऑल का जो ये स्लोगन दिया गया हम उसको पूरा कर लेंगे और वेलनेस सेंटर हम ओपन कर ही रहे हैं। तो यह तो हो गया पूरा मुद्दा। इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। किसी दूसरे टॉपिक पर यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए या फिर इसी टॉपिक पर आप कुछ कहना चाहते हो, आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ आपसे जल्द जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।